हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जैसे ही हमारा प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होता है तो एक नया मोड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सामने आता है, वो है मेंस का प्रिपरेशन। यूजुअली हम लोग ऑलरेडी 2-3 महीने प्रीलिम्स एग्जाम को दे चुके हैं, तो अब ऐसे लोग जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या फिर ऐसा थॉट है या फिर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, वो तो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लगते ही हैं। ऐसे भी लोग जो कि अभी प्रीलिम्स किसी जेन्युइन रीजन से नहीं निकल पा रहा है, तो वो लोग भी अपने मेंस प्रिपरेशन की तरफ ही टिल्ट करते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जीएस पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएससी ने अभी तक किन सब्जेक्ट्स, किन टॉपिक्स के साथ में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, टिल्ट क्या है, सिलेबस क्या है, किन बातों पर ध्यान देना है, कोई थीम है क्या जिसको कि हम एक बार देख सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं पूरा डिटेल में। कि आप अपने जीएस पेपर 1 की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लो, जिससे कि एक प्रॉपर बाउंड्री आपकी सेट हो जाए कि हाँ, मुझे इस बाउंड्री के अंतर्गत रह के ही काम करना है, पढ़ाई करनी है जीएस पेपर 1 के लिए। और सिमिलरली ऐसे जीएस पेपर 2, 3, 4 के लिए भी कॉन्टिन्यूसली वीडियोस आती जाएंगी। आप लोग के वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि प्रीलिम्स एग्जाम जैसा भी इस बार का रहा है थोड़ा ऑड था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बात वही है कि थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट अभी भी बना हुआ है, क्या कैसे करना है। तो उसके लिए फिलहाल ये पहला उन 4 जीएस पेपर का एक वीडियो सीरीज है जहां पर हम लोग जीएस पेपर 1 की बातें कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 में अगर हम लोग अपना टाइमलाइन देखें कब होगा हमारा इस बार का मेंस का पेपर, कब है 15 सितंबर टाइमलाइन दिया है, तो 16-17 में अपना मेंस का पेपर जब भी हम लिख रहे होंगे तो उसमें हम लोग 9 से 12 और 2 से 5 तक हम कर रहे होंगे। इसके बेसिस पर अगर हम लोग सबसे पहले जीएस पेपर 1 में हम सबको पता है कि भाई क्या सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। स्टार्ट्स विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलग अलग 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? आर्ट एंड कल्चर, एक हिस्ट्री मिड 18th सेंचुरी से, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद फिर आता है हमारा सोसाइटी और फिर उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी हम अलग अलग लेयर्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वाली ज्योग्राफी होती है, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। तो उन सभी पोर्शंस पर एक बार हम जरा नज़र डालते हैं। तो 2022 का पेपर हमने देखा अगर, तो हमें समझ में आया कि भाई इसमें जो 40% का वेटेज है ये हमारा ज्योग्राफी का है। मतलब कि आउट ऑफ 250 मार्क्स लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी से आ रहे हैं। हिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 कंपोनेंट देखे, इन 4 कंपोनेंट को मिला के भी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 30% क्वेश्चंस ही हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड सिमिलर केस में हम अगर इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30% है। ओवरऑल अगर मोटा मोटा हम इसी से समझना चाहते हैं तो हमें समझ आता है कि भाई इंडियन सोसाइटी जो है उसका सिलेबस छोटा है कंपेरिजन टू, अगर कंपेयर करते हैं हिस्ट्री से, उससे तो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर अगर यूपीएससी फोकस कराना चाहता है तो वाई नॉट टू फोकस अपॉन दिस सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नंबर कहाँ से मिल के आएंगे? सोसाइटी से मिल के आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में अगेन वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको भी कवर करेंगे तो 40% सिलेबस ही कवर हो रहे हैं और उसके इक्विवेलेंट 30% तक तो इंडियन सोसाइटी से। तो इस पूरे जीएस पेपर 1 में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? इंडियन सोसाइटी। ये तो हमें बहुत अच्छे से करके जाना है और क्वेश्चंस भी इस हिसाब से आ रहे हैं कि कुछ तो हमारे करंट ओरिएंटेड, जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है, और कुछ यूनिक, कुछ न्यूज़ वगैरह में होते हैं तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज कुछ सेट ऑफ पैटर्न है, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन वर्ड से क्वेश्चन है, वो सेट ऑफ क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द ईयर्स आते हैं। तो उनको भी एक बार हम डिटेल में ज़रा देखते हैं। आज का सेशन वैसे भी काफ़ी डिटेल में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, हिस्ट्री को। हिस्ट्री में अगर हम लोग एक सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। तो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या है? आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। और इसका टाइमलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स का जिक्र किया गया है। तो अगेन सोसाइटल रोल हो गया, पॉलिटिकल रोल हो गया, इन सभी कंडीशंस में, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कुछ रोल हो गया, ये सभी एंशिएंट से मॉडर्न टाइम पर भी आते हैं। पाला पीरियड से भी क्वेश्चन आएंगे, चोला से भी आएंगे, मौर्य से भी आएंगे, तो क्वेश्चन उस फेज में भी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मतलब कि 1757 की जो लड़ाई थी ना, वहाँ से कुछ आप हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसमें क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो वो किस पे डिपेंडेंट होती है? इवेंट्स पर। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, पर्सनालिटीज़ पर, महात्मा गांधी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ इश्यूज़ पर जैसे कि फेमाइन या फिर ऐसे कंडीशंस पर, कुछ ऐसे टाइम पर जैसे कि 1920s के डिकेड में वो क्या मेजर प्रॉब्लम्स थे उन पर क्वेश्चन पूछ लिया।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसके स्पेशल कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे फ्रीडम में। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी पार्टिसिपेट करते थे तो वो पर्सनालिटी ड्रिवन भी हो सकता है और इश्यूज ड्रिवन भी हो सकता है, तो उनके क्वेश्चंस को भी अभी हम देखेंगे। फिर बढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर आपको भी पता होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारा 1950s के बाद का वो जोन है अभी तक का लेके, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आ सकती हैं। इन दोनों पोर्शंस को अगर मिलाते हैं तो एक कि देखो, एक इस टाइम का भी पार्लियामेंट था और अभी भी हमने देखा कि नया वाला पार्लियामेंट का भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो उस केस में क्या आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो देखो, क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या नए चेंजेस हमने इस बार में किए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न टाइम्स तक भी लिखा है ना, तो मॉडर्न टाइम्स वाले आर्किटेक्चर पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना इस बार आप। दूसरा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर्स की बात आती है, कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो हमारा कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन था, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो भी हमारा कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सब का है, और सोसाइटीज़ पर इनके क्या क्या अलग अलग इफेक्ट पड़े थे, वो सारी चीज़ों पर भी एक बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, इसके हिस्ट्री मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हमने 4 सब्जेक्ट की बात की, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक इसमें पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख भी रहे होगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरी करता है 25 से लेके 40 मार्क्स तक का रेंज, मतलब एक एवरेज तौर पर इतने मार्क्स आपके मिलने ही मिलने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पर पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे थे, बट लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब कि 2021 में 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, और इस बार 2022 में एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया। तो मे बी पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक और क्वेश्चन हो सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए लीस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हो आप। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है कि कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं है और कभी क्वेश्चन 15 नंबर का पूछते हैं, फिर पूछते ही नहीं है और फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और अगेन अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर पर ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि एक बार ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा और फिर कम। तो ये भी एक पैटर्न है, मतलब कि इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी इस बार ऐसा फॉलो करेगी, बट कीपिंग ऑल सच डिडक्शंस इन माइंड कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है। वो वैसे भी है कि मॉडर्न हिस्ट्री से लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हमने नहीं देखे थे, अगर कुछ भी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी कंपोनेंट से तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखने की कोशिश करेंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे किससे बन सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से बन सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकते हैं। और इसके बाद ये जो 2 पोर्शन हैं, ये 2 पोर्शन थोड़े से डाइसी हैं। इनको आप, इन पोर्शंस को आप उतना ही टाइम दो जितने से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब कि अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वैसे भी आपने अगर बहुत सारा टाइम दे भी दिया होगा तो कितने नंबर गेन करोगे, 10 नंबर या 15 नंबर। तो उतने डिटेल पर नहीं जाते हैं, आप इनको कोई भी छोटे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कवर कर सकते हो। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इससे अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि जो भी अपनी मेंस की तैयारी में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं थोड़ी सीरियसली, तो एक मेंस 60 डेज स्प्रिंट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है कि आपका डेली बेसिस पर 7 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। आप सुबह डेली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेसिस पर आप आके 7 क्वेश्चंस डेली लिख सकते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 10 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद अगेन जो भी हमारी एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं वो आपको आके उन सभी 7 क्वेश्चंस पर, वो 1 घंटे में जो 7 क्वेश्चन आपने लिखे हैं उस पर एक डिस्कशन कर लेगी। जिससे कि क्या हम कोशिश कर रहे हैं करने का कि हम पूरे सिलेबस को 60 डेज के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपके ऑब्वियसली बात है प्रहार की जो बुकलेट्स हैं वो भी साथ में हैं। कुछ जो फाइनल फुल लेंथ पेपर होंगे उनके लाइव इवेल्युएशन भी आप करा सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ कंटेंट एनरिचमेंट, आपका जो हमारे सिनॉप्सिस होंगे ना, उसमें भी हम कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ अलग से डेटा एंड फिगर्स इस्टेब्लिश रहें, जिससे कि वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगेन एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट आपका एसे राइटिंग का होता है, तो इसके लिए भी कुछ सेशंस हैं। 5th, 6th और 7th को ये 3 दिन लगातार सेशंस हो रहे हैं, जो कि वैसे तो कोई भी अटेंड कर सकता है। और इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर एक बार कॉल भी करके पता कर सकते हैं। तो इसकी और डिटेल जानकारी आपको यहाँ से पता मिल जाएगी।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कि मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जो कि हिस्ट्री पोर्शन का सबसे डोमिनेंट पार्ट प्ले करने में काम हेल्प करता है हमें। तो अभी क्या है कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, देखो क्वेश्चंस पहला आया कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम पर देखा जा रहा था, पहले के टाइम पर जो आर्मीज थी उसका कंपैरिजन किया गया इंडियन सोल्जर्स के साथ में। तो नंबर में भी ज़्यादा थे और साथ ही साथ वेल इक्विप्ड भी थे इंडियन रूलर्स उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इतना बड़ा फोर्स नहीं आया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे फेलियर्स मिले हमें। तो इसके अगेंस्ट क्या आपका रीज़न है वो आपको बताना है। दूसरा क्या है कि फेमाइंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कॉलोनियल इंडिया में जो आपका मिड 18th सेंचुरी का फेमाइन का एक रीज़न था, आप उस रीज़न में ब्रॉडली क्लासीफाई कर दीजिए कि वो कैसे सडन बिल्कुल से बढ़ गया और उसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे। तो सिंपल क्वेश्चन ही है, यही 2022 में क्वेश्चंस थे। एक बार 2021 के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक पहला क्वेश्चन पूछा गया मॉडरेट्स के ऊपर में, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी के ऊपर कि इनके सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स था इसके बारे में आपको बात करना था। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात करना था विथ रेस्पेक्ट टू ये यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो कुछ सिंपल से ही क्वेश्चन है, मतलब आप देख रहे होगे कि अगर आपने सिंपल मॉडर्न हिस्ट्री के नॉर्मल मतलब स्पेक्ट्रम भी अगर पढ़ लिया तो भी ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके रिजॉल्व हो जा रहे हैं। इन एनी सिचुएशन अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए आपके पास एक प्रोमिनेंट सोर्स, अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 2020 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, मतलब टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार वो देख लीजिएगा आप कि पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन करने की बात की जा रही है। दूसरा 1920s के डिकेड में क्यों हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो उसका सोशल बेस एक्सपैंड हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो बहुत सारे मूवमेंट्स का आप कोट कर सकते हैं इसमें। फिर जो उस टाइम का सोशल बैकग्राउंड था उसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ का जिक्र कर सकते हैं कि वो उस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज का अपलिफ्टमेंट बता सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डूएबल लगता है, मतलब कि अगर आपने सिंपल भी पढ़ा हुआ है ना तो मॉडर्न हिस्ट्री इज़ नॉट अ टफ टास्क, उसको आप इजीली कर सकते हो। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा डाइसी इसलिए है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और उसमें बहुत पिन पॉइंट पर क्वेश्चन अगर पूछते हैं, जैसे कि इंडियन टेम्पल स्कल्पचर की बात हो रही है लेकिन मिडिवल पीरियड में हो रही है, कि ये उस टाइम के सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। वो एक मतलब एक सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे उन्होंने सोसाइटल एंगल के साथ में कनेक्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड की बात की गई है कि इनका इंडियन हेरिटेज और कल्चर जो था उसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप इसमें तो बहुत इजीली आप इसको टेकल कर सकते हो। इसमें यह था कि लायन एंड बुल फिगर ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड एट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उनके बीच के रिलेशन के बारे में या फिर इनके सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करना है। कमिंग टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर ऑफ 2021, इसमें भक्ति लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा और साथ ही साथ अगर हम 2020 का क्वेश्चन देखें तो एक रॉक कट आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। पाला पीरियड में बुद्धिज़्म से रिलेट करके फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन पर क्वेश्चन आया है कि ये कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोनूमेंट्स इन इंडिया। फिर पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है कि आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न हिस्ट्री की तुलना में अगर आप देखोगे तो थोड़े से पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली एनसीईआरटी वगैरह अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपके क्वेश्चंस इजीली कवर हो सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। 2022 का एक क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया था कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है रीऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पर क्वेश्चन आया है। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या थे, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम क्या था, उसके बाद आप प्रिंसली स्टेट्स के उस इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस को वो भी आप बता दीजिए। तो वो भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इजीली टैकल्ड हो सकता है। इसके लिए भी बहुत डिटेल में पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पर आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पर बेसिकली हमने वर्ल्ड वॉर्स की बात की थी, तो वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर ये दो वर्ल्ड वॉर के बीच में डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम कैसे एक सीरियस चैलेंज थ्रेट पोज करता है उसके बारे में बात कर लिया। फिर दूसरा क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये लोग कैसे अपना फाउंडेशन बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। ये भी मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, जैसे कि मलय पेनिनसुला का डीकोलोनाइजेशन। यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं ऐसे टॉपिक्स को क्योंकि मतलब बहुत डिटेल वाली बुक में आपको मिलेगा, तो मलय पेनिनसुला के लिए थोड़ा सा ऑड आप बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी कि
वेस्ट अफ्रीका में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो चल रहे थे उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी थोड़ा सा ऑड सिचुएशन में है। बट अभी रिसेंट डेज में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मोर और लेस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको कि आप अगर आता है तो कर ले जाओगे। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों में आप फोकस कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पर। इसके बाद सोर्सेज की बात करें तो प्रहार बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग बहुत ईजिली इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी जैसे ही होगा तो जल्द के जल्द मतलब ये प्रहार के साथ साथ और भी बहुत सारे बुक्स आपको मिलने वाले होंगे। और अगर इसके अलावा आपने कोई भी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड बुक सोर्सेज फॉलो किए होंगे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर स्पेक्ट्रम वगैरह है, तो आप इसको भी देख सकते हो, इनसे भी आप पढ़ सकते हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री वाली बिपिन चंद्र भी। फिर बात कर लेते हैं सोसाइटी की। देखो सोसाइटी में हमने देखा था कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पर पहले ध्यान दे देते हैं। देखो जैसा हमने देखा था 30% सोसाइटी में ये डील करेगा, लेकिन सिलेबस अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम इंडियन सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स और इंडिया में जो भी डाइवर्सिटीज़ है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें जिस पे यूजुअली क्वेश्चंस अभी नहीं पूछा जा रहा है वो है विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन अगर आगे के इस केसेस में हम देखें तो क्वेश्चंस इस पर भी इस बार आने की संभावना है, क्योंकि बहुत 2 साल 3 साल से विमेन पर स्पेसिफिक होके क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे गए हैं। सिमिलर केस में जो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं वो अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम पर हमेशा रहते हैं, और भी जो पॉवर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं वहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन पर यूजुअली क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, इसका इफेक्ट क्या है इंडियन सोसाइटी पर, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इस पर भी सोशल एम्पावरमेंट के साथ क्वेश्चंस बनते हैं। तो सोसाइटी में क्या है कि ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, मोर और लेस टॉपिक्स इन्हीं के अराउंड सर्कुल करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत आउट ऑफ द वे जाके पूछ रहे थे, कभी कभी पूछते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आप सबको पता है कि चल रहा था, तो उससे हमारे सोसाइटल चेंजेस क्या क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, और वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पर ऑब्जर्व करके बैठे थे। तो एक इनोवेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट दैट यू कुड नॉट अटेंड। सोसाइटी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो कॉन्टिन्यूसली आप देख सकते हो कि 75 मार्क्स का एक ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे सेट होते जा रहा है। कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, बट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शनल केस, इसको नहीं कंसिडर करते हैं। एक रेंज है 65-75 मार्क्स का, ये हमेशा क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ जाती है। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जैसा मैंने बोला, वर्क फ्रॉम होम की फैमिली रिलेशनशिप पर वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया में, ये इसको क्या हम लोग एक एज ए सिंगल कैटेगरी कंसीडर कर सकते हैं क्या, उसके बारे पे पूछा गया। फिर सेक्ट का पूछा गया कि भाई जो इंडियन सोसाइटी में सेक्ट होता है इसका रिलेशन रीजन और रिलीजन से भी है क्या। तीसरा कि हमने देखा कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, आप सबको पता है कि ये थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन में सेक्युलरिज्म का आता है, तो वो हमारे टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म के लिए कैसे की एलिमेंट है उसके बारे में पूछा है। फिर टीयर 2 सिटीज़ के बारे में ये क्वेश्चन इस बार पूछा कि जो ये टीयर 2 सिटीज़ है ना, यहाँ पर कल्चर ऑफ कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो कि स्विगी, जोमेटो, इन सब का ट्रेंड जो है वो टीयर 2 सिटीज़ तक भी बहुत ईजिली पहुँच रहा है। तो जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन है, जहाँ पर हम एक तरफ बात करते हैं कि हम लोग अपना जो हमारे या फिर पर कैपिटा इनकम है, उस पर कैपिटा इनकम का जो बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे बाकी खर्चों के लिए बचता है, लेकिन उस केस में हमारा कल्चर ऑफ कंजम्पशन धीरे धीरे टीयर 2 सिटीज़ में बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज उधर शिफ्ट होती जा रही। तो उसके बारे में ये था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आया कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसमें क्या रिलेशन है। सिमिलरली 2021 के क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड। आपको शायद ये पता होगा कि अगर आप लोगों ने कभी यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो यूपी पीसीएस के पेपर में हर साल ये पॉपुलेशन एजुकेशन का जरूर से क्वेश्चंस रहता था पिछले 4-5 सालों से। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो भी देखने को मिल सकता है। जो भी यूपी के स्टूडेंट्स होंगे जो स्टेट पीसीएस देते हैं वो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक तरीके से ये तो देखा गया कि साइंस का क्वेश्चन है, भाई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर क्यों आ रही है, या इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका सोसाइटल एंगल क्या है उसके बारे में पूछा गया और इंडियन सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। फिर इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो कितना कॉन्टिन्यूड फॉर्म में हम देख सकते हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बात किया गया। एक है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 के क्वेश्चन
इसमें फिर वही कि जो पहला क्वेश्चन था कि इंडियन सेलिएंट फीचर्स एंड इट्स डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी पर क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन के आने से प्लूरलिज्म के ऊपर एक थ्रेट आ रहा है, तो वो डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म पर एक क्वेश्चन आ गया। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, अगेन कि ये ऑब्सक्यूरेंटिज्म की तरफ जा रहे हैं, इसको आप बताइए कहाँ तक सहमत हैं। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम पर एक क्वेश्चन आ गया, है ना। फिर इसके बाद मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी पर एक क्वेश्चन आ गया कि इसका रिलेवेंस अभी है क्या, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम देखते हैं उसको मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी पर क्या है। फिर इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, अगेन स्टैब्लिश्ड एग्जैक्टली फ्रॉम द सिलेबस पोर्शन। फिर रीजनलिज्म इन इंडिया, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हो कि सिलेबस के बाहर ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। अगेन अगर हम कुछ थीम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देखो थीम्स में क्या होगा, एक तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, है ना। एक बार ग्लोबलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, एक डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, अगेन कैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए थ्रेट है वो पूछ लिया। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे कल्चरल होमोजेनाइजेशन को कैसे प्रमोट कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबलाइजेशन हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन वाला जो वर्ड है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे अगर आपको और भी रिपीटिशंस मिलते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत बार यूपीएससी कुछ थीम्स पर क्वेश्चन पूछ रही है, डिफरेंट डायमेंशंस को ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो जब भी आप सिलेबस पढ़ो तो ग्लोबलाइजेशन के उतने डिफरेंट एंगल्स के साथ में उसको कवर कर सकते हो। नाउ कम्स द सोर्सेस, अगेन इंडियन सोसाइटी का भी आपको प्रहार बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें एक बार कि अभी वेटेज, जैसा हमने देखा कि पूरे जीएस पेपर 1 में सबसे बड़ा वेटेज जो है वो ज्योग्राफी का ही है, लेकिन उसी हिसाब से उसका सिलेबस भी, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा था वैसे ही आप ज्योग्राफी का भी सिलेबस को बड़ा कंसीडर कर सकते हो आप। इसमें अगर हम लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखें तो एक कॉन्टिन्यूअस वे में आप देख सकते हो कि 100 मार्क्स का इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस एक वे मिल रहा है कि भाई 40% क्वेश्चन तो यहाँ से आनी है। एक एक्सेप्शनल केस 2018 में हमने वहाँ पर भी देखा था जहाँ पर 105 नंबर का सोसाइटी में क्वेश्चन आ गया था, तो कहीं से तो कम करेंगे, वो यहाँ से कम कर दिया। लेकिन अगर यूजुअली देखा जाए तो ये वाला हमेशा से मेंटेन्ड है 100 क्वेश्चन, तो 40% ऑफ द सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है। इसके बाद अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो है ही है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला जोन है वो हमारा एक तो नेचुरल रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड के तरफ है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ भी, और लोकेशन फैक्टर पर भी क्वेश्चंस हमेशा यूजुअली पूछ लेते हैं। रबर इंडस्ट्रीज पर पूछ लिया, कभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर पूछ लिया, फिश इंडस्ट्रीज पर पूछ लिया, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर इसमें कुछ जियो फिजिकल फिनोमेना, जैसे कि इस पर भी यूजुअली हर साल क्वेश्चंस रहते हैं। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो भी न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर जो भी बाकी के क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा वाटर बॉडीज़, आइस कैप्स, फ्लोरा फोना, इन सब के रिस्पेक्ट में भी अगर कोई भी ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स के आने से कुछ भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं लोकेशन के ऊपर, उनका रिलेशन भी ये लोग पूछते हैं। वही लोकेशन फैक्टर वाला ही पूरा खेल है जो इस पर प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे। एक बार हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। 2022 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला 10 नंबर का क्वेश्चन ये था, टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स के बारे में पूछ लिया। फिर ये बोला कि भाई जो साइक्लोन है ना, साइक्लोन प्रॉन रीजन में अभी आईएमडी ने कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स दी है, उसके बारे में थोड़ा बता दो। फिर इसमें बोल रहा है कि ट्रोपोस्फियर कैसे एटमॉस्फेयर लेयर को डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आईएमडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। फिर उसके बाद ओशन करेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही साथ जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है हमारा, इसके ऊपर कैसे ये ओशन करेंट्स का रोल क्या आता है, मतलब ये जो फैक्टर्स बता रहे हैं। आप सबको पता है कि ओशन करंट में वार्म करंट, कोल्ड करंट जब भी मिल रहे हैं तो वो फिशिंग ग्राउंड्स के लिए एक सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकता है। जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इन दैट, तो उस वे में आप इसका आंसर दे सकते थे। फिर एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेट्स एंड इस्थमिस का, कि इस्थमिस ऑफ क्रा है या फिर मलक्कन स्ट्रेट्स है, इसका इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये लोग उसको सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली फिर एक डेक्कन ट्रैप में हमारे पास कितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके बारे में पूछा गया। एक विंड एनर्जी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका कितना पोटेंशियल हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में अभी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और क्या क्या
इन्वायरमेंटल इश्यूज इनके द्वारा फेस किया गया उसके बारे में बात करनी है। फिर अगर हम 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ पर एक अपने फिजिकल ज्योग्राफी से क्या आया, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स में जो लैंडस्लाइड के कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो आपको इन्यूमरेट करने। फिर ये बोलना है कि गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड आपके जीडीपी में माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देता है, तो उस वे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगेन रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का है कि ये जो अर्बन लैंड यूज़ हो जा रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन पर, कि भाई 2021 का ये क्वेश्चन है कि 2021 में इसका इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, उसके बारे में आप बता दीजिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या था। इसके अलावा 2021 के कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि मेजर माउंटेन रेंजेस जो हैं उनका अलाइनमेंट पर हमें बात करनी है और उससे कैसे लोकल वेदर कंडीशन इम्पैक्ट होता है, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताने हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई देखो एक आर्कटिक आइस का है और कुछ अंटार्कटिक जगह के ग्लेशियर्स हैं, इनके मेल्टिंग से जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट होती है वो बताना है। फिर एक बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिनरल ऑयल जो है इसका एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे कैसे आपको ग्लोबल लेवल पर या मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो बताने हैं। फिर एक है आपके आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर उसका इम्प्लीकेशंस पे बात करनी है। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन अगर देख लें तो एक है सरकम पैसिफिक जोन, आप सबको पता होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया। फिर नेक्स्ट आया कि भाई जो ये डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है ना, ये क्लाइमेट बाउंड्रीज नहीं देखती, इसको जस्टिफाई करो। फिर एक हिमालयन ग्लेशियर्स पर फिर से आ गया एक क्वेश्चन कि ये कैसे इंडिया के वाटर रिसोर्सेस को इम्पैक्ट कर रही है अगर हिमालयन ग्लेशियर्स को हम मेल्ट होता हुआ देख रहे हैं तो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है इनका रॉ मटेरियल से डिस्टेंस जो है वो थोड़ा दूर होता है, इनका जो प्रेजेंट लोकेशन है उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसमें भी कुछ थीम्स डेवलप करें तो हमने क्या देखा कि 2022, 20 और 21 तीनों के पेपर देखें तो एक तो कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, आईटी सेक्टर का है, रबर प्रोडक्शन का है, ऐसा कुछ इस वे में भी आ रहा है कि भाई साइक्लोन प्रॉन एरियाज पर आ गया कभी आपका। इसके अलावा आपने एक और देखा था यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन पर जैसे क्वेश्चन है। फिर आपने ये भी देखा कि हिमालयन रीजन पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है कि हिमालयन रीजन पर यहाँ क्वेश्चन है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट में गोंडवाना लैंड है, कभी डेक्कन प्लेट्यू पर क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन माउंटेन रेंजेस पर क्वेश्चन आ गया, आर्कटिक आइस और अंटार्कटिक ग्लेशियर्स पर क्वेश्चन हैं, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट पर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस इन सेक्शंस पर भी मिलते जा रहे हैं, है ना। फिर 2020 का क्वेश्चन अगर देखते हैं साथ में तो कुछ और क्वेश्चन जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद कि अभी इस वाले टाइम पर ना फ्लडिंग एक मेजर इवेंट था, तो जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, तो वैसे फ्लडिंग भी आ गया और इसमें स्मार्ट सिटीज़ जैसे हैदराबाद और पुणे जैसे जगहों पर भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ का जो राउंड चल रहा था उसमें सोलर एनर्जी के पोटेंशियल पर क्वेश्चन पूछ लिया और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्टेटस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये कुछ मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस थे आपके ज्योग्राफी के अंदर में। इसके लिए भी आप बहुत इजीली ज्योग्राफी पर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इवन जो अभी बुक आएगी आपके पास वो ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों की साथ में आएगी, तो आप उसको भी बहुत इजीली पढ़ के वाइंड अप कर सकते हो। तो मोटा मोटा जीएस पेपर 1 का यही था। आई होप आपको इस पर कुछ तो इनसाइट्स मिले होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, थीम क्या है जिस पे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।